कहानी की शुरुआत में सत्या नाम की लड़की पहली बार शहर आती है। जब वो बस से उतरती है तभी से कुछ गुंडे भूखे भेड़ियों की तरह उसका पीछा करने लगते हैं। सत्या को कुछ सूझता नहीं तो वो लेडीज टॉयलेट में चली जाती है ताकि वो लोग उसका पीछा ना कर सके। बेचारी बहुत घबरा जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले का। हम सत्या नाम की एक मासूम सी और क्यूट सी दिखने वाली लड़की को देखते हैं। सत्या आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव दोदीकोंडा में रहती है। एक दिन सत्या अपनी दोस्त लक्ष्मी के साथ मार्केट जा रही होती है। रास्ते में जंगल के बीच वे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति के पास दिया जलाती है। लक्ष्मी के पास खुद का मोबाइल नहीं होता, इसलिए वह अक्सर सत्या के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बात करती है। शाम को दोनों मार्केट से घर लौट रही होती है। रास्ते में चिन्नी नाम का एक लड़का उनका इंतजार कर रहा होता है। चिन्नी सत्या से एक तरफा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर बेचारा कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता और सत्या उसे अक्सर इग्नोर कर देती है। सत्या एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। उसके पिताजी उसे शाम को बाहर घूमने से मना करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंडियन पेरेंट्स करते हैं। सत्या के पिता चिन्नी की राइस मिल में काम करते हैं और उसकी मां सिलाई वगैरह करती है। सत्या की एक छोटी बहन भी है जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। सत्या परिवार की पाबंदियों से परेशान रहती है, पर कभी अपने पापा के फैसलों का अपमान नहीं करती। अगली सुबह सत्या मंदिर जाने की जल्दी में होती है। तभी उसकी मां उसे उमा नाम की एक औरत का नंबर देकर भेजती है ताकि उमा के कपड़ों के लिए उसका माप लिया जा सके। उमा मेजरमेंट सैंपल भेजना भूल गई थी। सत्या उमा का नंबर डायल करती है, लेकिन जल्दी जल्दी में गलती से एक रोंग नंबर डायल हो जाता है, जो मुरली नाम के एक ऑटो ड्राइवर का नंबर निकलता है। जब सत्या को पता चलता है कि रोंग नंबर था तो सत्या फोन कट कर देती है। अब सत्या उमा को कॉल करके मेजरमेंट दे देती है और लक्ष्मी के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। रास्ते में लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड के पास रुक जाती है। बेचारी सत्या को अकेले ही मंदिर जाना पड़ता है। वहां देखकर सत्या के मन में भी किसी से प्यार करने की ख्वाहिश जगती है। वह सोचती है कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे भी चाहता, मुझसे भी प्यार करता। फिर वह भगवान से अपने लिए एक जीवन साथी मांगती है जो उससे बेइंतहा प्यार करे। इसी वक्त रोंग नंबर वाला लड़का मुरली फिर से कॉल कर देता है। सत्या माफी मांगकर बताती है कि उसने गलती से नंबर डायल कर दिया था। मुरली कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। सत्या कुछ और बोले बिना ही फोन रख देती है और घर चली आती है। शाम को सत्या पड़ोस के एक फंक्शन में जाती है। वहां मुरली फिर से कॉल कर देता है। सत्या कहती है, मैंने बताया था ना, मैंने गलती से डायल किया था, फिर भी तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, और फोन रख देती है। लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता। सत्या लड़कियों के बीच बैठकर बातें करने लगती है, पर उसे नहीं पता कि दूसरी तरफ मुरली उनकी बातें सुन रहा है। इसी दौरान एक बूढ़ी दादी आती है और लड़कियों को एक पहेली सुनाती है। कोई उसका सही जवाब नहीं दे पाता, पर मुरली फोन पर वह पहेली सुन लेता है और इस तरह मुरली को सत्या से बार बार बात करने का बहाना मिल जाता है। धीरे धीरे मुरली रोज सत्या को कॉल करने लगता है, मैसेज करता है और पहेली के अटपटे जवाब भेजता रहता है। यही छोटी छोटी बातचीत धीरे धीरे लंबी बातचीतों में बदलने लगती है। दोनों के बीच एक सुकून भरा रिश्ता बनता जा रहा था। चलिए अब मुरली के बारे में भी जान लेते हैं। मुरली असल में एक ऑटो ड्राइवर है जो वाइजैक में ऑटो चलाता है। वह अपनी सोसाइटी में पॉपुलर था क्योंकि वह महिलाओं और लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करता था। वो सबकी हेल्प करता और लोगों की इज्जत करता था। एक दिन मुरली ऑटो चला रहा होता है और रास्ते में देखता है कि कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। मुरली बीच में आता है, उन बदमाशों को डराता है और लड़कियों को अपने ऑटो में बिठाकर सुरक्षित उनके घर छोड़ देता है। लड़कियां उसकी मदद और बिहेवियर से इंप्रेस होती है। मुरली उन लड़कियों से कहता है, पीछे ऑटो पर मेरा नंबर लिखा है, जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। अब मुरली के हेल्पिंग नेचर की वजह से सब उसको खूब पसंद करते थे, खास तौर से आसपास की लड़कियां। इसलिए सोसाइटी और आसपास की लड़कियां मुरली पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी, उससे सेफ फील करती थी। इधर हम देखते हैं चिन्नी को, जो अपनी मां से सत्या के बारे में बात करता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। लेकिन चिन्नी की मां कहती है, प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन शादी हमेशा स्टेटस देखकर ही करनी चाहिए। हमारे सामने उस लड़की के घर वालों की क्या ही औकात है। यह सुनकर चिन्नी को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच सत्या अपनी फैमिली के साथ चिन्नी की दुकान पर शॉपिंग के लिए आती है। जब वो लोग स्टोर से बाहर निकल रहे होते हैं तो चिन्नी की मां उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। वो सत्या के पिता से कहती है, अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दो। इस इंतजार में मत रहो कि कोई अमीर लड़का खुद तुम्हारे घर आकर उससे शादी कर ले। अपने पिता की इस बेइज्जती के बाद सत्या बहुत परेशान हो जाती है। वो फिर से जंगल वाले मंदिर जाती है और मुरली को कॉल करके सारी बात बताती है। गुस्से में वो मुरली से भी रूखे अंदाज में बात करती है। मुरली मुस्कुराते हुए कहता है, खुशियां तो हम किसी के साथ भी बांट सकते हैं, लेकिन गुस्सा सिर्फ उसी पर निकालते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। मुरली की इन प्यारी बातों से सत्या का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है।
अब मुरली उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो अपने पैसेंजर्स की मदद करता है और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। धीरे धीरे उनकी बातें और करीबियां बढ़ती जाती है और अब सत्या उससे मिलने की जिद करने लगती है। दूसरी तरफ चिन्नी की मां अब भी उनकी शादी से इनकार करती रहती है और सत्या के घर वालों की उनके स्टेटस को लेकर बेइज्जत करती है, लेकिन किसी तरह चिन्नी अपनी मां को मना लेता है। इसके बाद चिन्नी के मामा जी सत्या के घर जाते हैं और उसके पिता से शादी की बात करते हैं। सत्या से बिना पूछे ही चिन्नी और सत्या की सगाई फिक्स कर दी जाती है। ये खबर सुनते ही सत्या घर से भागकर फिर से मुरली को कॉल करती है और सब कुछ बताकर उसे गांव आने को कहती है। मुरली कहता है, अगर मैं तुम्हारे गांव आया और किसी ने हमें देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इस पर सत्या जवाब देती है, ठीक है, मौका मिलने पर मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुछ दिन बाद एंगेजमेंट की शॉपिंग और रिश्तेदारों को इनविटेशन देने के लिए सत्या की फैमिली शहर जाने की तैयारी करती है, लेकिन सत्या नहीं जाना चाहती। वो अपने पिता से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो लक्ष्मी के साथ घर पर ही रहेगी। अब सत्या के घर वाले शहर चले जाते हैं। शाम को सत्या अपनी दोस्त लक्ष्मी से कहती है कि कल मैं मुरली से मिलने वाइजेक जाने वाली हूं। लक्ष्मी उसे मना करती है और कहती है, तुम एक ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो जिसे तुमने अब तक देखा ही नहीं? इससे अच्छा है कि सब भूलकर चिन्नी से शादी कर लो। लेकिन सत्या उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन वाइजेक चली जाती है। पहली बार शहर आने की वजह से सत्या काफी डरी हुई होती है। वो बस स्टैंड पर मुरली को बार बार कॉल करती है, लेकिन मुरली का फोन आउट ऑफ नेटवर्क होता है। उधर मुरली भी बस स्टैंड पर ही सत्या को लेने आता है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से मुरली का फोन नीचे गिर जाता है। तभी एक पॉकेट मार उसके फोन को चुपके से लेकर निकल जाता है। अब उसी वक्त आरके नाम का एक लड़का ये सब देख लेता है। आरके उसका पीछा करता है और वो उस चोर से मुरली का फोन छीन लेता है। अब आरके के बारे में बात करें तो वो एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार लड़का है। दिन में झगड़े करना और रात में शराब पीना, बस यही उसकी लाइफस्टाइल है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है वसुंधरा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आरके जॉब नहीं करता, इसलिए दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वसुंधरा के कहने पर आरके नौकरी ढूंढने के लिए वाइजेक की एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, जहां उससे कहा जाता है कि अगर वह 4 लाख जमा करे तो उसे 40,000 की सैलरी पर नौकरी मिल जाएगी। निराश होकर आरके बस स्टॉप पर अपने घर लौटने लगता है। अब क्योंकि मुरली का फोन आरके के पास होता है, तो मुरली के फोन पर सत्या की कॉल आती है। आरके कॉल रिसीव करता है और सत्या से मिलने चला जाता है। सत्या कहती है, क्या आप मुरली हो? आरके बस हाँ में जवाब देता है। सत्या उसे मुरली समझकर उसके साथ जाने लगती है और आरके भी अपनी सच्चाई नहीं बताता। इधर मुरली बिना फोन के ही सत्या को ढूंढते हुए दूधीकोंडा से आने वाली बस के कंडक्टर की मदद लेता है। आखिरकार वो बस स्टॉप पर सत्या को ढूंढ ही लेता है। मुरली को देखकर आरके कहता है, मैं बस तुम्हें ये फोन लौटाने आया था और तुम्हें अपनी सच्चाई बताने ही वाला था। इसके बाद वो मुरली को उसका फोन देकर वहां से चला जाता है। महीनों तक एक दूसरे का इंतजार करने के बाद आखिरकार सत्या और मुरली का इंतजार खत्म हो जाता है। दोनों की मुलाकात होती है और वो एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। अब वो शहर भर में एक साथ घूमने लगते हैं, लेकिन जहां भी वो जाते आरके उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता। जब दोनों पार्क में होते हैं तभी सत्या नोटिस करती है कि आरके उनका पीछा कर रहा है। सत्या ये बात मुरली को बताती है तो मुरली हीरो बनते हुए आरके के पास जाता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। दोनों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान सत्या फिसलकर कीचड़ में गिर जाती है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। मुरली उसे लेकर मार्केट जाता है, उसके लिए नए कपड़े खरीदता है और फिर फ्रेश होने के लिए एक लॉज में ले जाता है। लॉज पहुंचकर मुरली उसे अकेला छोड़कर खाने के लिए बाहर चला जाता है। सत्या कपड़े बदल ही रही होती है कि तभी कमरे में एंट्री होती है लॉज की मालकिन सावित्री की। वो सत्या से कहती है कि वह मुरली की बहन है और उसे पहले से जानती है। उधर मुरली से पिटने के बाद आरके अपने दोस्त सैयद को बुलाता है और दोनों मिलकर मुरली को ढूंढने निकलते हैं ताकि बदला ले सके। वो एक होटल में बैठकर शराब पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें मुरली मार्केट में दिख जाता है, जो खाना लेकर वापस लॉज की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। इधर लॉज में मुरली पहुंचता है और सावित्री से मिलता है। बातों बातों में सावित्री उससे पूछती है, क्या तुम दोनों आज ही अलीगढ़ निकलने वाले हो? मुरली घबरा जाता है और तुरंत सावित्री को कमरे से बाहर ले जाकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने अभी तक उसे अलीगढ़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस पर सावित्री कहती है, तुमने इसके लिए सेठ से पूरे पैसे ले लिए हैं। अगर तुम इसे सेठ के पास नहीं ले गए तो बहुत बुरा होगा। मुरली किसी तरह सावित्री को समझाकर वापस भेज देता है और खुद कमरे में लौट आता है। मतलब बिल्कुल साफ था दोस्तों, मुरली बस लड़कियों के साथ अच्छा बनने का नाटक किया करता था। असल में तो वो एक दरिंदा था जो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, साथ ही उनके साथ गलत काम करके उनको आगे किसी और के हाथों भेज देता था। तो ये था इसका असली चेहरा।
इधर अब सत्या को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो मुरली से कहती है कि उसे बस स्टॉप तक छोड़ आए। बेचारी भोली भाली सत्या बहुत डर जाती है। सत्या बार बार कहता है बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वो खुद उसे छोड़ आएगा। लेकिन मुरली के इस जबरदस्ती वाले बिहेवियर से वो और डर जाती है। अब मुरली अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। वो सत्या को जबरदस्ती बेड पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बेचारी सत्या ने क्या सोचा था और यहाँ आकर उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम देखते कि दरवाजे पर कोई आया है और जोर जोर से दरवाजा पिट रहा है। मुरली सत्या को धमकाता है कि चुप रहो। वो और दरवाजा खोलने जाता है। उसी मौके पर सत्या उठकर बाथरूम में जाकर छिप जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। मुरली कुछ नहीं कर पाता। सत्या बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ जब मुरली दरवाजा खोलता है तो सामने आरके होता है। आरके देखते ही मुरली को एक मुक्का मरता है। इसके बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को तोड़ते हैं। काफी मारा मारी के बाद आरके मुरली पे हावी हो जाता है। आरके गुस्से में पूछता है बता लड़की कहाँ है, जल्दी बता, कमीने लड़की को कहाँ छुपा के रखा है। आरके खुद ही ढूंढने लगता है। उसे पता चल जाता है कि लड़की बाथरूम में है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। सत्या बहुत डरी हुई होती है जिस वजह से वो दरवाजा नहीं खोलती। मजबूरी में आरके दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है। आरके देखता है कि सत्या तो बहुत ही डरी हुई और सहमी सी अंदर बैठी है। वो हाथ जोड़ने लगती है। आरके कहता है मुझसे तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम डरो मत, तुम अब सेफ हो। आरके बहुत ही मुश्किल से उसको उस गंदी सी जगह से बाहर निकालता है। इसके बाद जब आरके ऑटो में सत्या को वापस छोड़ने जा रहा होता है तभी आरके की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। आरके सत्या से उसकी बात करवाता है। वो सत्या से कहती है मैं जानती हूं कि तुम अभी टेंशन में हो, लेकिन फिलहाल तुम सेफ हो। अब यहां सच्चाई सामने आती है। जब मुरली, जो हमेशा लड़कियों से मीठी बातें करता था और उनकी मदद करता दिखता था, असल में भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनके साथ संबंध बनाता था और फिर उन्हें बेच देता था। इन सब में लॉज की मालकिन सावित्री भी उसका साथ देती थी। ऑटो में बैठते हुए आरके सत्या को सब कुछ बताता है। वो कहता है बस स्टॉप पर जब मुझे मुरली का फोन मिला था तभी उस पर सावित्री का कॉल आया था। उसने मुझे मुरली समझकर कहा क्या सत्या मिल गई? अलीगढ़ का सेठ उसके बदले बहुत पैसे देने वाला है, तभी तुम्हारा भी कॉल आया था। दोनों बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि मुरली कोई अच्छा आदमी नहीं है। आरके बताता है कि वो दिन भर उनका पीछा इसलिए कर रहा था ताकि सत्या को बचा सके। सत्या आरके से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वो उसे बीच दिखा दे। दरअसल ये वादा मुरली ने उससे किया था, लेकिन अफसोस कि वो एक घटिया इंसान निकला। आरके उसे समंदर किनारे ले जाता है ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। वो कहता है कि हम अपने प्यार को तो भूल सकते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर हुए धोखे को भूलना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम्हें होशियार रहना होगा और पूरी ताकत से इस नकाब के पीछे छिपी बेरहम दुनिया का सामना करना होगा। इसके बाद आरके उसे सुरक्षित बस में बैठा देता है और सत्या अपने घर लौट जाती है। 1 महीने बाद सत्या अपने दर्द से कुछ हद तक उबर चुकी होती है। वो चिन्नी की कपड़ों की दुकान पर जाती है, जहां चिन्नी कहता है हमारे घर वाले बस तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सत्या मुस्कुराते हुए कहती है समय आने पर मैं तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं। तो मिलते हैं जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।